हम इन नोट्स से वो सारी जरूरी जानकारी निकालेंगे जो परीक्षा में बढ़त दिलाएगी। आज का हमारा मिशन है एक नेटवर्क की पूरी कहानी को समझना, परत दर परत। सबसे पहले हम इसकी नींव रखेंगे, यानी वो हार्डवेयर और डिवाइस जो सब कुछ आपस में जोड़ते हैं। ओके। फिर हम हर डिवाइस को उसका पता देंगे, जैसे शहर में हर घर का एक नंबर होता है। ठीक है। इसके बाद हम ट्रैफिक के नियम बनाएंगे, यानी प्रोटोकॉल, ताकि डेटा सही तरीके से आ जा सके। और आखिर में हम पूरे शहर का नक्शा देखेंगे, जिसे टपोलॉजी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी पुर्जों को समझते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर इंटरनेट जैसी जादुई चीज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, नेटवर्क डिवाइस। हाँ, हम्म। हमारे स्रोतों में कई डिवाइस का जिक्र है। हम्म। हब, स्विच, राउटर, ये दिखते तो लगभग एक जैसे हैं। हाँ, पर इनके काम में जमीन आसमान का फर्क है ना? बिल्कुल। और इनके फर्क को समझने की सबसे अच्छी चाबी है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल को एक 7 मंजिला इमारत की तरह समझ सकते हैं, जहां हर मंजिल का एक खास काम है। ओके। नेटवर्किंग के सारे नियम इन्हीं मंजिलों में बटे हुए हैं और ये डिवाइस अपनी अपनी मंजिल पर काम करते हैं। सबसे पहली मंजिल यानी फिजिकल लेयर पे हमें सबसे बेसिक डिवाइस मिलते हैं, जैसे कि हब। हब, मैंने पढ़ा है इसे हमारे नोट्स में एक मूर्ख डिवाइस भी कहा गया है। ऐसा क्यों? हाँ, इसे मूर्ख इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोचता नहीं है। मान लीजिए एक कमरे में 10 लोग हैं और आपको सिर्फ एक व्यक्ति को कोई बात बतानी है। हम्म। हब उस बात को लेकर पूरे कमरे में चिल्ला देगा, जिसे सुनेंगे तो सब, लेकिन वो होगी सिर्फ एक के काम की। तकनीकी भाषा में ये अपने एक पोर्ट पर डेटा लेता है और उसे बाकी सभी पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट कर देता है। ओह, इससे तो नेटवर्क पर बहुत ज्यादा गैर जरूरी ट्रैफिक या कह सकते हैं शोर पैदा होता होगा, जैसे किसी व्यस्त चौराहे पर हर कोई एक साथ बोलने की कोशिश कर रहा हो। एकदम सही। और यही वजह है कि हब आज लगभग इस्तेमाल नहीं होते। शुरुआती दिनों में ये ठीक थे, लेकिन जैसे ही नेटवर्क पर डिवाइस बढ़े, ये ट्रैफिक जाम असहनीय हो गया। अच्छा। इसी पहली मंजिल पर एक और डिवाइस है, रिपीटर। इसका काम बहुत सीधा है। जब सिग्नल लंबी दूरी तय करके कमजोर पड़ जाता है, तो रिपीटर उसे पकड़कर वापस उसकी पूरी ताकत से आगे भेज देता है, जैसे एक रिले रेस का धावक। ठीक है, तो ये तो हुए पहली मंजिल के डिवाइस। अब आते हैं स्विच पर, जो कि हब का अपग्रेडेड वर्जन लगता है। ये कैसे उस ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझाता है? स्विच दूसरी मंजिल यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ये हब से कहीं ज्यादा होशियार है। ये कमरे में चिल्लाने के बजाय हर डिवाइस का खास पता, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं, उसे पढ़ता है और डेटा का पैकेट चुपचाप सिर्फ उसी डिवाइस तक पहुंचाता है जिसके लिए वो भेजा गया है। अच्छा। ये एक इंटेलिजेंट टेलीफोन ऑपरेटर की तरह है, जो आपकी कॉल को सही एक्सटेंशन पर कनेक्ट करता है। इसीलिए स्विच ने हब की जगह ले ली, क्योंकि उसने नेटवर्क के शोर को खत्म कर दिया। और इन सब के ऊपर है राउटर। मेरे घर पर जो वाईफाई का डब्बा लगा है उसे सब राउटर कहते हैं, पर मेरे सारे डिवाइस, लैपटॉप, फोन, टीवी तो एक ही नेटवर्क पर हैं। तो क्या वो असल में एक स्विच का काम भी कर रहा है? मतलब एक डिवाइस दोनों हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। आजकल घरों में मिलने वाले वाईफाई राउटर असल में कई डिवाइस का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। उनमें एक राउटर होता है, एक स्विच होता है और एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी। ओह, ओके। स्विच का काम है आपके घर के सभी डिवाइस को आपस में जोड़ना, लेकिन जैसे ही आप गूगल खोलते हैं या कोई वेबसाइट चलाते हैं, राउटर देवरे में आ जाता है। मतलब जब तक मैं घर के अंदर ही डेटा भेज रहा हूं, जैसे लैपटॉप से प्रिंटर पर, तो ये स्विच का काम है। और जब मैं घर के नेटवर्क से बाहर यानी इंटरनेट पर जा रहा हूं, तो राउटर की जरूरत पड़ती है। आपने एकदम सही पकड़ा। राउटर तीसरी मंजिल यानी नेटवर्क लेयर पर काम करने वाला सबसे बुद्धिमान डिवाइस है। इसका मुख्य काम ही है दो अलग-अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना और डेटा के लिए सबसे अच्छा रास्ता, मतलब बेस्ट रूट खोजना। तो ये एक तरह से ट्रैफिक पुलिसमैन है। हाँ, ये आपके लोकल नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिसमैन है, जो उसे इंटरनेट के विशाल हाईवे से जोड़ता है। हमारे नोट्स में 2 और डिवाइस हैं, गेटवे और मॉडेम। संक्षेप में ये क्या करते हैं? देखिए, गेटवे एक ट्रांसलेटर या दुभाषी की तरह है। जब दो ऐसे नेटवर्क को बात करनी हो जो बिल्कुल अलग-अलग भाषा या प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, तो गेटवे उनके बीच में आकर डेटा को एक दूसरे के समझने लायक बनाता है। ठीक है। और मॉडेम, जिसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है, वो डिजिटल और एनालॉग दुनिया का पुल है।
आपका कंप्यूटर डिजिटल भाषा मतलब जीरोज और वंस समझता है और पुरानी टेलीफोन लाइनें एनालॉग सिग्नल पर चलती थीं। मॉडेम इसी डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को वापस डिजिटल में बदलता था। तो ये स्मार्ट डिवाइस फैसला लेते हैं कि डेटा को कहाँ भेजना है, और ये फैसला लेने के लिए उन्हें एक पते की जरूरत पड़ती होगी, ठीक वैसे ही जैसे डाकिया को चिट्ठी पहुंचाने के लिए एक घर का पता चाहिए। तो ये नेटवर्क के पते क्या होते हैं? बिल्कुल। नेटवर्क पर हर डिवाइस की एक तरह से दोहरी पहचान होती है, ठीक हमारी तरह। एक है हमारा नाम जो बदल सकता है और दूसरा है हमारा फिंगरप्रिंट जो हमेशा वही रहता है। अच्छा। नेटवर्क में डिवाइस का फिंगरप्रिंट है मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये 48 बिट का एक हेक्साडेसिमल पता होता है जिसे बनाने वाली कंपनी हार्डवेयर में ही डाल देती है। ये दुनिया में हर डिवाइस के लिए अनोखा होता है। हेक्साडेसिमल मतलब जिसमें 0 से 9 और A से F तक के अक्षर होते हैं, जैसे हमारे नोट्स में उदाहरण है 00.1B.44.11.3A.B7। ये स्थायी पता है। तो फिर दूसरा पता यानी आईपी एड्रेस की क्या जरूरत पड़ी? आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस डिवाइस का लॉजिकल पता है। ये उसके फिंगरप्रिंट की तरह स्थायी नहीं बल्कि उसके घर के पते की तरह है। ओहो। इस वक्त नेटवर्क में कहाँ मौजूद है? और परीक्षा के लिहाज से इसके 2 संस्करण बहुत जरूरी हैं, IPv4 और IPv6। हाँ बिल्कुल, IPv4 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्जन है। ये 32 बिट का होता है और इसे 4 संख्याओं के रूप में लिखा जाता है, जैसे 192.168.1.1। इससे लगभग 430 करोड़ एड्रेस ही बन सकते थे, जो आज की दुनिया में स्मार्ट वॉच से लेकर स्मार्ट फ्रिज तक के लिए कम पड़ गए। और इसी कमी की वजह से IPv6 आया। हमारे नोट्स में लिखा है कि इससे 340 अंडेसिलियन एड्रेस बन सकते हैं। ये संख्या तो कल्पना से भी परे है। हाँ, ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसे ऐसे समझिए, कहा जाता है कि IPv6 से हम पृथ्वी पर मौजूद रेत के हर एक कण को एक IP एड्रेस दे सकते हैं और उसके बाद भी हमारे पास अरबों एड्रेस बच जाएंगे। अरे वाह! ये 128 बिट का होता है और इसे हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। ये इंटरनेट का भविष्य है। IPv4 में कुछ क्लासेस का भी जिक्र है, जैसे क्लास A, B, C। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जरूर, ये एड्रेस की बर्बादी रोकने के लिए बनाए गए थे। क्लास A जिसकी रेंज 1 से 126 तक है, वो बहुत बड़ी कंपनियों के लिए था जिन्हें लाखों डिवाइस जोड़ने होते थे। ओके। क्लास B रेंज 128 से 191 मध्यम आकार के संगठनों जैसे विश्वविद्यालयों के लिए था, और क्लास C जिसकी रेंज 192 से 223 है, वो छोटे नेटवर्क जैसे छोटे ऑफिस या घरों के लिए बनाया गया था। और एक वो खास एड्रेस भी है, 127.0.0.1। हाँ, लूप बैक एड्रेस। ये डिवाइस का खुद का पता होता है जिसका इस्तेमाल नेटवर्किंग की टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास डिवाइस भी हैं और उनके पते भी, लेकिन जब डेटा भेजा जाएगा तो उसके कुछ नियम कायदे भी तो होंगे। मुझे हमेशा लगता था कि TCP/IP एक ही चीज है, पर आपके कहने से लग रहा है कि ये 2 अलग-अलग काम करने वाले पार्टनर हैं। ये एक बेहतरीन अवलोकन है। ये नियम ही प्रोटोकॉल कहलाते हैं और TCP/IP इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है, पर ये 2 अलग-अलग साथी हैं। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम है डाकिया की तरह। डाकिया की तरह। हाँ, वो डेटा के पैकेट पर पता देखता है और उसे सही मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बताता है, लेकिन उसे इस बात से मतलब नहीं कि चिट्ठी पहुंची या नहीं या रास्ते में फट गई या नहीं। तो फिर डेटा सही सलामत पहुंचा, ये कौन पक्का करता है? ये काम TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का है। TCP एक जिम्मेदार कुरियर सर्विस की तरह है। डेटा भेजने से पहले ये पक्का करता है कि पाने वाला तैयार है। ओके। फिर ये डेटा को छोटे छोटे पैकेट में नंबर डालकर भेजता है और जब वो पहुंच जाते हैं तो रसीद भी लेता है। अगर कोई पैकेट खो जाए तो उसे दोबारा भेजता है। ये भरोसेमंद है, पर इसमें थोड़ा समय लगता है। और इसका एक साथी है UDP, जो भरोसेमंद नहीं है पर बहुत तेज है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक साधारण पोस्ट कार्ड की तरह है। आपने डाल दिया, शायद पहुंच गया होगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये बहुत तेज है। इसका इस्तेमाल वहां होता है जहां स्पीड भरोसे से ज्यादा जरूरी है, जैसे वीडियो कॉलिंग या ऑनलाइन गेमिंग।
कभी गेम खेलते हुए आपका कैरेक्टर एक पल के लिए अटक कर अचानक आगे बढ़ जाता है? हाँ, होता है। वो शायद इसलिए क्योंकि बीच का एक UDP पैकेट खो गया। गेम रुकने के बजाय आगे बढ़ना पसंद करता है। समझ गया। अब कुछ और प्रोटोकॉल पर आते हैं। ईमेल के लिए 3 नाम हमेशा कंफ्यूज करते हैं, SMTP, POP3 और IMAP। इनमें क्या अंतर है? ये परीक्षा का एक पसंदीदा सवाल है। इसे आसानी से समझते हैं। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सिर्फ एक काम है, ईमेल भेजना। ये आपका पोस्टमैन है जो आपसे चिट्ठी लेकर जाता है। ठीक है, भेजने के लिए SMTP। हाँ, अब चिट्ठी पाने के 2 तरीके हैं, POP3 और IMAP। POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऐसा है जैसे आप डाकघर जाकर अपनी सारी चिट्ठियां ले आते हैं और डाकघर का डब्बा खाली हो जाता है। अब वो चिट्ठियां सिर्फ आपके घर यानी आपके एक डिवाइस पर हैं। और IMAP इसका मॉडर्न वर्जन है। हाँ, IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आपके ईमेल को सर्वर पर ही रखता है। जैसे आपका इनबॉक्स क्लाउड में हो, आप उसे अपने फोन, लैपटॉप कहीं से भी देख सकते हैं और सब जगह वो एक जैसा ही दिखेगा। अच्छा, मतलब सिंक हो जाता है। जी, अगर फोन पर ईमेल पढ़ लिया तो लैपटॉप पर भी वो पढ़ा हुआ दिखेगा। आज की दुनिया में IMAP ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है। आखिर में एक प्रोटोकॉल है DNS, जिसे इंटरनेट की फोन बुक कहा गया है। बिल्कुल, DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। हम इंसानों के लिए google.com याद रखना आसान है, पर कंप्यूटर तो बस नंबर यानी IP एड्रेस समझते हैं। सही बात है। DNS का काम इसी नाम को उसके असली IP एड्रेस में बदलना है ताकि आपका ब्राउज़र सही सर्वर तक पहुंच सके। इसके बिना इंटरनेट चलाना मतलब लगभग नामुमकिन होगा। तो हमने डिवाइस, एड्रेस और प्रोटोकॉल समझ लिए। अब इन सबको जोड़ने की बारी है। इन डिवाइसेस का लेआउट या नक्शा कैसा होता है? यहीं पे टोपोलॉजी की बात आती है। सही। नेटवर्क के इसी फिजिकल या लॉजिकल नक्शे को टोपोलॉजी कहते हैं। ये तय करता है कि डिवाइसेस एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। सबसे पुरानी और सरल है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी। इसमें सारे डिवाइस एक ही मुख्य केबल यानी बस से जुड़े होते हैं। ये सस्ती तो थी, पर इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर वो मेन केबल कहीं से भी खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क ठप। तो जाहिर है इससे बेहतर कुछ चाहिए था। क्या इसीलिए स्टार टोपोलॉजी इतनी लोकप्रिय हुई? हमारे ऑफिस या घरों में जो नेटवर्क होता है वो स्टार टोपोलॉजी ही होता है। हाँ, आज के 99% वायर्ड नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी पर ही चलते हैं। इसमें सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस यानी स्विच या हब से जुड़े होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर किसी एक कंप्यूटर की केबल खराब हो जाए तो बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता। बस वो सेंट्रल डिवाइस ठीक काम करना चाहिए। इसके अलावा रिंग और मैश टोपोलॉजी भी हैं। क्या ये अब सिर्फ किताबों में ही रह गई हैं? रिंग टोपोलॉजी, जिसमें हर डिवाइस अपने 2 पड़ोसियों से जुड़कर एक गोला बनाता है, वो तो अब लगभग इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन मैश टोपोलॉजी आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। इसमें हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से सीधे जुड़ा होता है। ये बहुत महंगी और जटिल है, इसलिए इसे घर या ऑफिस में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इंटरनेट का जो कोर ढांचा है, जो बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स को आपस में जोड़ता है, वो एक तरह की मैश टोपोलॉजी ही है। ओह, ओके। वहाँ पे भरोसा सबसे ज़रूरी है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो डेटा किसी दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, नेटवर्क डिवाइस हार्डवेयर की नींव है, मैक और IP एड्रेस उनकी पहचान है, प्रोटोकॉल बातचीत के नियम है और टोपोलॉजी उनका नक्शा है। ये 4 स्तंभ मिलकर उस विशाल और अदृश्य दुनिया का निर्माण करते हैं जिसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। और इस पर विचार करने के लिए एक अंतिम विचार, जरा सोचिए कि अभी आप जहां बैठे हैं वहां कितने डिवाइस वाईफाई से जुड़े हैं। आपका फोन, शायद लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच। काफी सारे हैं। हर एक का अपना स्थायी मैक एड्रेस है और एक अस्थायी IP एड्रेस है, और वे सभी एक साथ TCP/IP और HTTPS जैसे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके अदृश्य रूप से दुनिया भर के सर्वर से बात कर रहे हैं। ये एक अनविश्वसनीय रूप से जटिल नृत्य है जो हर पल हमारे चारों ओर चुपचाप हो रहा है। वाह। ऐसी और कौन सी अदृश्य प्रणालियां हैं जो हमारे आधुनिक जीवन को संभव बना रही हैं? अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग की ये गहरी और परीक्षा केंद्रित पड़ताल पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।